इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी जुडिशरी हमारा कैसे इंश्योर करता है कि जो राइट टू इक्वालिटी है ना वो एक्चुअल में मेंटेन हो ग्राउंड लेवल पे? तो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, जिन लोगों को इक्वल स्टेटस मिलता है सोसाइटी के अंदर, जिनका ग्रुप एक है, उन लोगों के अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो ये मीडिया का रोल आप कैसे देखते हो कि जो राइट टू इक्वालिटी है इसको कैसे वो लोगों में मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं या उनकी अवेयरनेस फैला रहे हैं? देयर इज नो इंडिपेंडेंट मीडिया इन दिस वर्ल्ड। हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं है। पर ध्यान रखना कि अगर आपको एक्चुअल जानना है कि देश में क्या चल रहा है तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखने बंद कर दो। बहुत जो मेजॉरिटी गाँव में काम कर रही हैं, क्या वो नौकरी कर रही हैं? लेडीज़ नहीं कर रही ना। नहीं। तो क्या वो तनख्वाह लेके आ रही है? नहीं लेके आ रही ना। उनको पैसे की भी ज़रूरत है। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है। आज भी ऐसा है कि जो बहुएं हैं वो गांव के अंदर जला के मार देते हैं। किसी फीमेल के साथ गलत हुआ तो मेल और फीमेल दोनों रोड पे उतर आए। उन्होंने कहा तो बहुत गलत हो गया, इंटरनेशनल मीडिया में बात उठ गई। लेकिन जब अबतुल सुभाष के साथ हुआ है तो आप सोचने की बात है कि दिस इज़ नॉट द मेन प्रॉब्लम। बदलाव दो जगह से होता है, सड़क से या संसद से। संसद में कोई बात कर नहीं रहा, सड़क पे उतर नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं, हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासुआर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना मेरे दिल के बहुत करीब है और पिछले लंबे टाइम से ना मैं देख रहा हूँ कि राइट टू इक्वालिटी इज समथिंग जो कि ना या तो लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिन लोगों को पता है अगर उन लोगों को उसके बारे में मिसकंसेप्शन फैलाना है या उसका एडवांटेज लेना है तो काफ़ी बड़े लेवल पे ना लोग बाग ले रहे हैं। रिसेंट टाइम हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है विकास शर्मा जी। वेलकम टू द शो सर। हेलो। हाँ, एक सिंपल भाषा में ना समझाइए राइट टू इक्वालिटी है क्या? राइट टू इक्वालिटी इज बेसिकली अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, जिसमें कहते हैं कि आपको कानून में समानता का अधिकार है। साथ में कानून आपकी इक्वल प्रोटेक्शन भी आपको देगा। यानी अगर आपके साथ कोई एट्रोसिटी होती है तो आपको कानून की जो प्रोटेक्शन है वो भी इक्वल तरीके से मिलेगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। 2 लाइन का अपना जो आर्टिकल है वो है। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जब से इंडिया को फ्रीडम मिली है, राइट टू इक्वालिटी कैसे इवॉल्व हुआ है अब तक के लिए? राइट टू इक्वालिटी तो बेसिकली हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ही है। फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आज तक इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने सारा कुछ देखते हुए इसको पार्ट 3 में ले लिया था। तो उसके बाद से लेके आज तक दिस इज इम्प्लीमेंटेड। और बहुत सारे मतलब हज़ारों की संख्या में केसेस आ चुके हैं इसके ऊपर, एंड दिस हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि दिस इज़ गुड राइट। और इसी के बेस पे आपका जितना भी प्रोसेस होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, सारी की सारी जो भी कानून बनेंगे वो इस कानून के क्राइटेरिया पे खरे उतरने चाहिए, तभी बनते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? राइट टू इक्वालिटी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। अब जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है, तब चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे ये वाला लॉ आ गया है। तब से लेके अब तक तो सोशल नॉर्म से लेके टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है, सोशल नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, इंडिया का डेवलपमेंट स्टेज चेंज हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें अमेंडमेंट की कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ रही होगी? नहीं, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक कानून है। देखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये आपके कानून इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं भी दे रखे होते, फंडामेंटल राइट में नहीं भी होते, तब भी एज ए ह्यूमन बीइंग ये तो आपका बेसिक राइट है। आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो कोई ज़बरदस्ती ना छीन ले आपसे, इलीगल तरीके से आपको कहीं डिटेन ना करके रखे, आपकी जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहे, आपका जो ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट बॉडीज़ वो बराबर तरीके से करें। ये तो आपका एज ए ह्यूमन बीइंग राइट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी होता तब भी प्रिवेल करता। तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जैसे बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं स्पेशल ग्रुप्स के लिए, चाहे फीमेल्स के लिए हों, रिलीजियस बेस्ड पे हों, उन लोगों को बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे, चाहे वर्क प्लेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, हर जगह ना बहुत सारी जगह पे ना रिजर्वेशन अप्लाइड है। डोंट यू थिंक कि रिजर्वेशन और राइट टू इक्वालिटी ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डाउन द लेन इसको कहीं ना कहीं और भी बराबर किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप बोलते हो कि वी हैव अ राइट टू इक्वालिटी, दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, देन इक्वल राइट टू हैव द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। साथ में क्या है कि अगर इसको करने के लिए हमारी सोसाइटी जो है, भारतीय सोसाइटी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, अर्बन रूरल का डिफरेंस है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। आज भी बहुत सारी स्टेट में ऐसे गांव हैं जहाँ बेसिक फैसिलिटी नहीं है। पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेज नहीं है, आपकी बिजली भी जो है वो बहुत कम आती है। तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट में बराबर का अधिकार मिलने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि इनको फोरफ्रंट आना चाहिए।
ताकि हर बंदे का, हर आदमी का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हो सके। साथ में इसके आर्टिकल 14 के साथ में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जो कहता है कि गवर्नमेंट को राइट टू इक्वालिटी, तो ठीक है, गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, लेकिन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर कानून बनाना तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। सोसाइटी में जिस ग्रुप के लिए ज़रूरत होगी गवर्नमेंट उसके लिए काम करना शुरू कर देगी, और ज़रूरत है तो उसके लिए कानून भी बनेंगे, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, जो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है, लेकिन वो स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन द सोसाइटल नॉर्म्स। किसी आदमी के साथ अगर इतनी एट्रोसिटी हुई है कि वो आज फोरफ्रंट नहीं आ सकता है, वो मेन जो आपका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में नहीं दे पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देती है। चाहे वो आपके कश्मीर से जो निकल के आए थे लोग, तो कश्मीरी लोगों का अलग से कोटा होता है कि भैया आप कहीं पे भी जॉब करते हो गवर्नमेंट में तो कुछ % कोटा आपका जॉब में भी होता है, आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी होता है, सब में जगह होता है, इसी तरीके से। पर डोंट यू थिंक अगर ऐसे रिजर्वेशन देने लग जाएंगे जैसे दे रखे है कि जो एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट है, चाहे एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, एक बंदा जिसके 90% मार्क्स है बट जनरल कैटेगरी में आ रहा है, एक बंदा जो कि SC BC या किसी भी रिजर्वेशन वाली उसमें आ रहा है, कैटेगरी में आ रहा है, और उसके 70% या 60% मार्क्स हैं, ही इज गेटिंग सिलेक्टेड। तो अगर आप नॉर्मली देखो हु हैज बेटर चांस टू बिकम ए, चाहे वो अच्छा डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कुछ भी हो, किस बंदे के, जो बंदा एक्चुअल इंटेलिजेंस जिसके 90% मार्क्स हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है कोई, ऐसा ये कोई कहीं थोड़े ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके 90% आ रहे हैं वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे, आप पुराने वैद भी उठा के देख लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जिनकी सोच समझ बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ मार्क्स से, पहली बात तो सिर्फ मार्क्स से हम क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई भी आदमी के इसके नंबर ज़्यादा आए थे, इसके नंबर कम आए थे। अब CBSE का आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम का मतलब हो गया 99 परसेंटाइल तक जा रहा है, तो जिसके 99% आए सबसे इंटेलिजेंट वही है, तो प्रधानमंत्री भी उसी को बनना चाहिए, राष्ट्रपति भी उसी को बनना चाहिए, किसी बहुत बड़ी कंपनी का जो CEO उसी को बनना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि बहुत जो आपके एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छा बिजनेस में कर जाते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लॉयर हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन लाइक एवरेज स्टूडेंट। आपका जो क्राइटेरिया, मार्क्स का क्राइटेरिया है, वो सिर्फ आपका एग्जाम पास करने के लिए होता है। आप अच्छे सिटीजन हो या नहीं हो, ये आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करता है। दूसरा, जो रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो कि भाई रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन आया क्यों था, पहले आप ये समझ लो। रिजर्वेशन आया था कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हाईलाइट हो रही थी कि इस ग्रुप के लोगों के साथ इनको फोर फ्रंट में आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों को किसी तरीके से हम आगे लेके आ सकें, उनकी इकोनॉमिक सोशल जो स्टेटस है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन है 10 साल के लिए आया था। अब 10 साल के बाद आने के बाद उसने गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। आज भी वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इंटेंट सेम है कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उनके बेनिफिट के लिए काम करना है। अब सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का आदमी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आपका चाहे वो बनिया हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस बैकवर्डनेस को हटाने के लिए जब तक हमारे सोसाइटी में इस तरह का रहेगा तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ये जो रिजर्वेशन है ये कहीं ना कहीं उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जा सकता है। तो एक डिफरेंस समझना है मुझे आपसे, विच इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर द लॉ। इन दोनों में की डिफरेंस क्या आएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब और इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दे दी, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, कहीं नौकरी मिल रही है, तो आपको बराबर अधिकार है उस जॉब को लेने का, उस पॉलिसी का बेनिफिट लेने का। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी आपके साथ एट्रोसिटी कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो लॉ ऐसा नहीं है कि अमीर को पहले प्रोटेक्ट करेंगे और गरीब को बाद में करेगा। प्रोटेक्शन भी आपको मिलनी चाहिए। जैसे पुलिस के सामने आप जाते हो, जेल होगी तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी मर्डर कर दिया किसी आदमी ने और वो पैसे देके छूट जाए। ऑल्दो हार्श रियलिटी है, कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट कैसा है, उस पर एलिगेशन लगते रहते हैं, बट जो आपकी प्रोटेक्शन है कानून की वो बराबर मिलनी चाहिए। बट ये तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो सबको पता है कि अगर अमीर बाप के बच्चे ने कोई गाड़ी से ठोक दिया है ना, तो वो तो नाम तो ज़्यादातर तो गायब हो जाता है। सलमान खान का केस बड़ा फेमस केस है पूरे सिनेरियो में। पर यही एक छोटी सी गलती किसी नॉर्मल जनरल सिटीजन से होती है, उसके लिए सारे कानून लग जाते हैं। तो आप जो बात कर रहे हो, ये मेजॉरिटी लोग ना इसी चीज़ पे हम सेंटिमेंट पे बात करते हैं। सेंटिमेंट से काम नहीं होता है। मीडिया पे बात करते हैं, मीडिया ट्रायल के हिसाब से बात करते हैं कि मीडिया ने बोल दिया इस आदमी ने ऐसा किया था। कोर्ट के अंदर मीडिया ट्रायल का सेंटिमेंट का कोई रोल नहीं होता है। कोर्ट के अंदर जो प्रूव होगा उसके हिसाब से केस चलेगा, उसके हिसाब से जो जजमेंट आएगी।
हम सोच लें कि भाई मीडिया ट्रायल में तो बोल दिया कि फलाने बंदे ने किया था तो इसको आज की तारीख में कहते हैं ना कि इसको सजा हो जानी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर मीडिया के कहने से सच होता सब कुछ और उसी के हिसाब से तो जो ट्रायल चल रहा है, जो कोर्ट है, उसकी तो वैल्यू खत्म होगी ना। मीडिया ही डिसाइड कर ले कि इस आदमी ने फलाने को भाई एलिगेशन लग गई है, किसने गोली मारी है, तो कल इसको फांसी पे टांग दो। इसके साथ में आपका आर्टिकल 21 भी तो है, उसको कौन पढ़ेगा? आर्टिकल 21 है कि यू शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपको अगर कोई सजा होनी है तो सजा का मतलब हो गया आपको जेल में डालेंगे, मतलब आपकी फ्रीडम छीन ली भाई, आप मूवमेंट नहीं करोगे, आप एक जगह पे कन्फाइन कर दिया आपको। करेक्ट। तो आपका जो राइट टू लिबर्टी है उसको आप कर्टेल कर रहे हो, या फिर आपको फांसी पे टांग देंगे, यानी जो आपका राइट टू लाइफ है उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं। करेक्ट। दोनों चीजें हो गई ना। तो आपका जो बेसिक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है वो कहता है कि विदाउट ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तब तक आपको ले नहीं सकते आपसे, तो प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। व्हाट इज दैट प्रोसीजर? वो कोर्ट का प्रोसीजर ही तो है। आप राइट टू इक्वालिटी एक तरफ बोलते हो आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 21 भी तो देखोगे ना। एक जैसे आप देखोगे हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, हर किसी कल्चर के लोगों के जैसे बहुत सारे पर्सनल लॉज भी हैं उनके, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस के मैरिज लॉज डिफरेंट हैं। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी जुडिशरी हमारा कैसे इंश्योर करता है कि जो राइट टू इक्वालिटी है ना वो एक्चुअल में मेंटेन हो ग्राउंड लेवल पे? देखो ग्राउंड लेवल पे मैं आपको बताऊँ, इक्वालिटी इज बेसिकली एन इल्यूजन। तो क्राइटेरिया है वो होता है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। बड़ा सिंपल है। जैसे आप बात करते हैं कि अगर आप देखते हो कि तालाब में मछलियां हैं तो मछलियों को मछलियों के साथ कंपेयर करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि शेर को मछली के साथ कंपेयर करने लगो। करेक्ट। कि भाई साहब ये तो 10 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती है और इसका देखते हैं कितना इसका क्राइटेरिया है कि ये कितनी देर रहेगा, मर जाएगा वो। तो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, जिन लोगों को इक्वल स्टेटस मिलता है सोसाइटी के अंदर, जिनका ग्रुप एक है, उन लोगों के अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है। तो जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं कि रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक खास कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, तो उन लोगों के अमंग जो इक्वालिटी है उनकी लिस्ट अलग बनती है कि वो जब एग्जाम देंगे तो उनके एग्जाम की जो लिस्ट है उसके हिसाब से ये मेरिट लिस्ट बनेगी। सब लोगों की अलग अलग मेरिट लिस्ट है हर कैटेगरी के जो आपके रिजर्वेशन है। तो अगर सबकी लिस्ट एक ही हो जाती तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट इक्वालिटी वाला खत्म नहीं हो जाता। जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाया, हमारे यहाँ आज भी ऐसे स्कूल है जहाँ 6ठी क्लास में ABCD पढ़ाई जाती है, ऐसे मिल जाएंगे आपको गवर्नमेंट स्कूल में कई जगह मिल जाएंगे। मैंने खुद ABCD जो है वो 6ठी क्लास में पढ़ी, हमने भी 6th क्लास में पढ़ी है वो। बिल्कुल। तो इसके सिंपल सी बात है ना। तो जरूरी थोड़ा ना है कि जो बच्चा पहली क्लास से पढ़ रहा है आप उसके साथ एकदम से कम्पीट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको उस सोसाइटल नॉर्म्स को देखना पड़ेगा। बट जो ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट उठ रही है, रिजर्वेशन के ऊपर बात चल रही है, अम्बेडकर साहब का नाम बहुत आज की डेट में हाईलाइट कर रहे हैं सब लोग, पार्लियामेंट में तो हर दूसरे दिन ये बात चल रही है। मुझे लगता है कि जो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये दिस इज राइट नाउ बीइंग यूज्ड एज ए टूल टू फर्दर डिवाइड द हिंदू कम्युनिटी। करेक्ट। कि हिंदू रिलीजन को के जो लोग हैं उनको तोड़ने का काम कर रहा है। ये विक्टिम है, तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हारे रिलीजन के दूसरी कास्ट के बंदे ने किया है, तो दोनों के बीच में एनिमिटी फैलाने का काम है, दोनों के बीच में दुश्मनी खड़ी करने का काम चल रहा है। करेक्ट। मुझे भी लगता है कि रिजर्वेशन एक ऐसा टूल है जो कि ना पॉलिटिकल पार्टीज भी ना एक ना वोट बैंक की तरह यूज कर रही हैं मोस्टली। अगर आप देखोगे उसमें इवन हमारा सोशल मीडिया भी ना, इवन हमारा डिजिटल मीडिया भी वो सारा पार्ट प्ले करता है। अगर आप देखोगे तो जब कभी भी वो टिकट बांटती है ना कोई भी पार्टी, तो सबसे पहले ये मीडिया ही पूछ रहा है उनसे जाके कितने मुस्लिम्स को टिकट दिया, कितने क्षत्रियों को दिया, कितने ब्राह्मणों को दिया एंड ऑल। मीडिया चाहिए ना उनको। हाँ बिल्कुल, मसाला तो चाहिए। तो ये मीडिया का रोल आप कैसे देखते हो कि जो राइट टू इक्वालिटी है इसको कैसे वो लोगों में मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं या उनकी अवेयरनेस फैला रहे हैं? देयर इज नो इंडिपेंडेंट मीडिया इन दिस वर्ल्ड। तो हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं हर मीडिया का जो हाउस बना हुआ है, मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट। यू कॉल स्पेड अ स्पेड, सच को सच दिखाने वाली बात है। लेकिन हर बंदा बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है, दूसरा सच नहीं बोल रहा है। तीसरी चीज क्या है कि एवरी मीडिया हाउस इज बीइंग बॉट और ओन्ड बाय समबडी, जिसका अपना प्रोपेगेंडा है, अपनी कोई विचारधारा है, तो वो जो मीडिया हाउस है वही काम कर रहा है। अगर मीडिया हाउस को चाहिए ऐसा मसाला जिसके ऊपर लोग चिपके रहें, पर ध्यान रखना कि अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि देश में क्या चल रहा है तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखने बंद कर दो, सबसे पहला। क्योंकि एक ही टॉपिक पे आप 2 न्यूज़ चैनल देखोगे, एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं, तो आप किसकी बात मानोगे? और दोनों कहते हैं हम नंबर 1 है।
हाँ, नंबर 1 तो हर कोई अपने आप को हर नंबर 1 बंदा ही बोल नंबर रहा 1 होता है बोलता किसी है न किसी कि कोई कैटेगरी किसी ना में। किसी सर्वे में मैं नंबर 1 हूँ, वो उसमें नंबर 1 है। दैट डजंट मीन कि दोनों सही है। सही वो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे फिट बैठता है। तो मीडिया का रोल जो है ना, मीडिया का रोल तो सिर्फ इतना हो गया है कि मीडिया हाउस को आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मीडिया हाउस। मीडिया हाउस क्या है? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसका काम है कितना एडवर्टाइजमेंट आया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना प्रॉफिट हमने कमाया। नथिंग मोर नथिंग लेस। कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा है। अगर सोशल सर्विस कर रहे हो तो करोड़ों रुपए का पैकेज अपने सीईओ को नहीं दे सकते, वो अपने लीड एंकर को नहीं दे सकते। करेक्ट। तो उनको पैसा कमाने का काम है, तो ट्रीट देम एज ए बिजनेस हाउस। करेक्ट। राइट टू इक्वेलिटी, हमारे जेंडर स्पेसिफिक राइट्स इक्वेलिटी के, जैसे चाहे वो मेल मेंबर हो, फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स भी हो, अगर ये इतना सब कुछ एप्लीकेबल है इंडियन जुडिशरी के थ्रू, तो ये जो अगर आपने देखा कोई ट्रांसजेंडर्स में बहुत बार बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हर साल कोई ना कोई अलग बड़े लेवल का प्रोटेस्ट कर देते हैं, अगर ये राइट टू इक्वेलिटी, क्या ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है? बिल्कुल सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, तो वो लोग अगर इतना किसी प्रोटेस्ट क्यों ट्रांसजेंडर करते के हैं? साथ कोई मारपीट करेगा, उसको कोई किडनैप कर लेगा, उसके साथ चीटिंग करेगा, उसको गोली मार देगा, तो कहीं ना कहीं जिसने भी किया होगा उसके खिलाफ एक्शन होता है। ऐसा तो है नहीं कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये ट्रांसजेंडर से जैसे अब उनको राइट टू इक्वलिटी, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने पूछा पहले कि स्पेशल ग्रुप्स को स्पेशल राइट्स मिलते हैं, जैसे मेल को स्पेशल कोई ना कोई राइट है, फीमेल के लिए स्पेशल राइट्स हैं, तो ट्रांसजेंडर किस कैटेगरी में आते हैं इस पूरे केस में? देखो ये तो फिर वही बात हो गई, आपने बोल दिया कि ये राइट मेल को अलग है, फीमेल को अलग है। मेल को कोई स्पेशल राइट नहीं मिला हुआ है कि भाई कोई स्पेशल ऐसा है कि सिर्फ आदमियों को ही मिलेगा, ऐसा कोई राइट नहीं है। ऑल दो फीमेल्स के लिए कुछ राइट है, कुछ कानून बने हुए हैं दैट पर एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, और वो तब तक है जब तक फीमेल्स की हालत खराब है। अब गांव के अंदर अगर किसी औरत की पिटाई हो रही है, तो ऐसा कोई गांव बता सकते हो जिसमें किसी लेडी की पिटाई नहीं होती? हाँ, मोस्टली बता दो, एक गांव बता दो, शायद ही कोई गांव होगा ऐसा। तो वहां जो फीमेल्स की हालत आज भी खराब है। बहुत जो मेजोरिटी गांव में काम कर रही है, क्या वो नौकरी कर रही है? लेडीज नहीं कर रही ना, तो क्या वो तनख्वाह लेके आ रही है? नहीं लेके आ रही ना, उनको पैसे की भी जरूरत है। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है। आज भी ऐसा है कि जो बहुएं हैं वो गांव के अंदर जला के मार देते हैं, फटाफट उसको जाके चिता की अग्नि भी कहते हैं ना, फटाफट खत्म कर देते हैं उस चीज के लिए, सबूत भी नहीं रहता, बाद में केस लड़ते रहो। तो जहां उनकी जरूरत है तो उनके बेनिफिट के लिए कानून है। जब तक वो पूरी सोसाइटी में वो सब चीजें नहीं हटेंगी तब तक वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने ऐसा कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे आ जाएंगी, या इतनी परसेंटेज वुमेन है वो एजुकेट हो जाएंगी या एम्पावर्ड हो जाएंगी, उसके बाद इस वाले कानून को हटा देंगे? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ इतना है कि फीमेल्स की हालत खराब है, हमारे पास सर्वे रिपोर्ट है, स्टैट्स आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमने कानून बना दिया। जब ये स्टैट्स ऑपोजिट साइड में जाने शुरू हो जाएंगे कि मेल की हालत खराब चल रही है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी आएगी, जेंडर सेलेक्टिव लॉज जो है थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अभी तो है। गवर्नमेंट फिर कैसे इंश्योर करती है, जुडिशरी कैसे इंश्योर करती है कि ये जो राइट्स हैं ना, जो स्पेशल ग्रुप्स के लिए बनाए गए हैं, वो एक्चुअल में उनका कोई मिसयूज नहीं हो रहा है? जैसे अभी हमने रिसेंट ना बहुत सारे केसेस देखे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कानून की इम्प्लीमेंटेशन एक पार्ट है, कानून का बनना दूसरा पार्ट है। लेजिस्लेटिव बॉडी जिसकी आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, उसका काम होता है कि हमने एक कानून बनाया। कानून क्यों बनाया? देखो, निर्भया के टाइम पे हमारे क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत बदलाव आए, और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया गया। उन्होंने कानून बना दिया, उसके साथ में उन्होंने कानून के साथ में एक काउंटर कानून भी बनाया कि कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, कोई झूठी गवाही देगा, परजरी होगी, तो उसमें कोर्ट जो है एक्शन ले सकता है। कोर्ट का काम है जो कि गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का, कानून बदलने का काम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने चाहे वो सेंटिमेंट की वजह से बनाया, चाहे उनके पास इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे थे। अब जैसे इंडियन पिनल कोड में अगर कोई झूठी प्रॉमिस करता था किसी लड़की को, तो उसके ऊपर 376 लगता था कि झूठी प्रॉमिस किया आपने शादी का और उसके बाद आप फिजिकल हो गए तो 376 बन जाएगा। अब क्योंकि उसके केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 आ गया, उसको 376 की डेफिनेशन से हटा दिया। उन्होंने कहा कि इसको अलग से क्राइम बना दो, इसकी सजा अलग कर दो, लेकिन उसमें क्राइटेरिया दे दिया कि ये 3 तरीके की 4 तरीके की चीज़ें हैं, उसमें केस रजिस्टर होगा, क्योंकि केसेस उस तरह के बढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट 2 या 3 तरीके से काम करती है। प्रेशर ग्रुप है, सोसाइटी के सेंटिमेंट है, और तीसरा सोसाइटी की नीड है। अगर तीनों में से कोई चीज़ फिट बैठती है, प्लस अगर हमने नहीं किया तो हमारे वोट बैंक जो उस पर फर्क पड़ेगा, प्लस में है ये। तो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया या 2 क्राइटेरिया, तीनों प्लस वोट बैंक, तब जाके आपका कानून में कहीं ना कहीं चीज़ आती है। गवर्नमेंट सर्वे कैसे कराती है ये सारे, अगर उसको जैसे कोई स्पेशल ग्रुप को एक राइट्स देने हैं तो वो सर्विस कैसे कराती है?
सर्वे कैसे कराती है? देखो, सर्वे कराने के तो अलग अलग तरीके हैं। पहला तो कोई जो आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं शुरू करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की रीच जो होती है ना वो हर जगह नहीं है। इसलिए हमारे इंडिया में एनजीओज का कॉन्सेप्ट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप पैसा देते हो तो आपके टैक्स में डिडक्शन के काम आता है, आपके खर्चे में काम आता है। टैक्स आप बोलते हो कि हमने टैक्स पे कर दिया, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम होता है सोसाइटी के लिए काम करना। तो वो ऐसे रिमोट एरियाज में भी काम कर रही होती है जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है। दूसरा, हमारे कम्युनिटी वाइज सोशली भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से दूर रहते हैं। वो कहते हैं सरकारी बाबू से दूर रहो, पुलिस से दूर रहो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी खुद की भी सोसाइटीज़, ट्रस्ट, एनजीओज, उनके ग्रुप जो बने होते हैं वो उनकी ध्यान रखते हैं उन सब चीज़ों का। तो उनका डाटा मेंटेन होता है, उस डाटा के हिसाब से कभी सर्वे करवाया जाता है कि इस एरिया में इस तरह के लोग हैं जिनको इस तरह की ज़रूरत है, फिर वो रिपोर्ट पब्लिश होती है। एक तो हो गया सिंपल तरीका। दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने एंड पे भी करवा सकते हैं, जैसे आपका ये जनगणना होती है उसी तरीके से कि भाई किस घर में कितने लोग रह रहे हैं, उस रिलीजन क्या है, उसका जो आपका जेंडर है वो कितना है, एज कितनी है, वो बनता है। कास्ट भी जो है वो भी जनरली तो कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं कई जगह पे आज भी कई स्टेट है जहाँ पे अब सरकारी कुछ में करोगे तो वहाँ जाति लिखी जाती है, जबकि कोर्ट बोलता है कि नहीं लिखनी चाहिए, गवर्नमेंट भी बोलती है नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन कई स्टेट में है, चलता है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्वे के बेस पे फिर वो देखती है कि जो सिचुएशन हो कितनी प्रिवेलिंग है, फिर उसके हिसाब से कमेटी बनती है, वो रिकमेंडेशन देती है। तो कमेटी खुद भी सर्वे कर सकती है इस चीज़ के लिए, उस रिकमेंडेशन के बेस पे डिसाइड होता है कि कानून कैसे बनेगा। करेक्ट। अब इंडिया ने एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं। अब जैसे एक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ योर, राइट टू एक्सप्रेशन फॉर योर रिलीजन, राइट। तो अब बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग ना पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़ने लग जाते हैं, है ना, कोई अपने रिलीजन की ना प्रैक्टिस करना चाहते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। उस टाइम पे उसका तो फ्रीडम का राइट हो गया, बट जो अदर लोग बाग जो उसकी वजह से सफ़र कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे होंगे, उनके भी तो इक्वलिटी का राइट है, फ्रीडम वाले राइट्स हैं। तो वो कैसे इंश्योर करती है जुडिशरी कि एक राइट दूसरे वाले राइट को ना कोई सुपरवाइज ना करे? देखो, फिर अगेन आप जुडिशरी की बात कर रहे हो, जुडिशरी में तो बहुत बाद में पहुंचती है। कोर्ट में मामला जो है बहुत बाद में पहुंचता है। सबसे पहले तो रोड पे जो भी चीज़ हो रही है, सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट होती है, पुलिस में या तो परमिशन के लिए जाएंगे या कंप्लेंट फाइल होगी, उसके बाद जाके गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, बार बार वही सिचुएशन प्रिवेलिंग है, तो कोई ना कोई बंदा जाके कोर्ट में जाता है। देखो, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू प्रोफेस देयर ओन रिलीजन। सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी, आपका जो धर्म है आप उसको मानो, कुछ भी करो, बट द प्रिंसिपल इज अगेन द सेम कि उसकी वजह से पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी विलिंगनेस कितनी है कि भाई इस चीज़ को ना होने दे, क्योंकि अगर होती है, एक दिल्ली में एक पुलिस वाले का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, किसी ने लात मार दी थी, बेचारा कब जान बचा के भागा था वहाँ से, तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पब्लिक इनकन्वीनियंस जो है, जो बाकी के लोग हैं, उसको भी बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इसके साथ में दूसरी चीज़ आती है पॉलिटिकल विल। क्या जो पॉलिटिकली बेस्ट सिचुएटेड पीपल, द लीडर्स, आर दे विलिंग टू टेक एनी एक्शन? ऊपर से अगर वो डायरेक्शन पास करना शुरू करते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं तो ये चीज़ नहीं होगी। तीसरी चीज़ कोर्ट में आती है। जब कोर्ट में आती है तो कोर्ट तो साफ बोलता है कि भाई आपको राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन इज़ वन थिंग, साथ में पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। एट द सेम टाइम दिस शुड नॉट कॉज एनी इनकन्वीनियंस टू द अदर पीपल। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो जुडिशरी जो है वो भी थोड़ी सी रिलक्टेंट होती है। बहुत अच्छे ऑर्डर जब तक पास होते हैं तब तक वो चीज़ हट चुकी होती है। अभी हम देख चुके हैं कि दिल्ली का बॉर्डर भी किस तरीके से कहीं ना कहीं सिचुएशन रही है, शाहीन बाग का उससे पहले रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन कभी कभी इट इज़ टू लिटिल टू लेट। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। करेक्ट। अब कोई एम्बुलेंस में आदमी जा रहा है और आगे प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर आगे लोग कोई रोड पे उतर के अपनी प्रेयर जो है वो कर रहे हैं, तो जो एम्बुलेंस में आदमी मर रहा है उसको कौन देखेगा? राइट टू लाइफ तो उसका भी है ना, तो वो बेचारा रास्ता बदल के जाएगा। हो सकता है उसको शुरू के 5 मिनट में ही उसकी जान बच सकती है। करेक्ट। तो ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट। जेंडर इक्वलिटी में अभी जैसे ये वाला केस हुआ है अतुल सुभाष वाला, अब इस पूरे सिनेरियो में राइट टू इक्वलिटी, उसके भी अतुल सुभाष के भी बहुत सारे खुद के अपने राइट्स हैं, राइट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हाउ डिड थे तो गवर्नमेंट या जुडिशरी ने हाउ डिड दे इंश्योर कि जो भी उसके लास्ट विशेज हों, या जो एक्चुअल में जितने सारे लॉज का उल्लंघन हुआ इस पूरे सिनेरियो में, चाहे वो जज ने किया हो, लड़की ने किया हो, लड़की के घर वालों ने किया हो,
हाउ डू दे इंश्योर कि जो उनके अपने खुद के स्पेशल प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं वो भी मतलब उनको भी वो लोग सप्रेस ना करें और फिर भी एक जस्टिस मिल पाए? आप उस चीज़ के लिए बात कर रहे हो, देखो आपने बोला अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मीडिया थिंग। एक बंदे ने सुसाइड नोट दिया और अपना एक वीडियो बनाया, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हो रहा है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके साथ सिमिलर सिचुएशन है, सब नहीं मरते हैं। आपको लड़ना चाहिए था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़ना चाहिए था। दूसरी चीज़ क्या है कि उसने बोला कि मेरी वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए वो सारे झूठे थे, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई और मुझे प्रोसिक्यूशन हुआ। हाँ। आफ्टर हिज डेथ ये जो इशू है मैन राइट वाला, फीमेल राइट वाला, इक्वालिटी वाला, निकल के आया एकदम से। बात दोबारा से इस पर डिबेट शुरू हुई। ऑल्दो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर मोर देन 2 years। जब आप देखोगे मेरे कहीं पे भी, मैं पहले भी से ही बोलता आ रहा हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन अब सुसाइड नोट के बेस पे पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली, लोगों को अरेस्ट कर लिया, अब उनका ट्रायल चलेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी केस चलेगा, एलिगेशन पे केस शुरू होता है, एविडेंस पे जीता है हारा जाता है। तो अभी जब तक उस केस का ऑर्डर फाइनल नहीं होता, जजमेंट नहीं आती है, तब तक हम ये देखना कि वो जो सुसाइड नोट है क्या इट इज़ अ वैलिड एविडेंस और नॉट, जो उसने अपने वीडियो बनाया वेदर इट इज़ वैलिड एविडेंस और नॉट। तीसरी चीज़ कि जो भी उसके साथ अगेंस्ट ऑर्डर हुए हैं, दोज और जुडिशियल ऑर्डर्स, उनकी अपील हुई नहीं हुई, अपील में क्या ऑर्डर रहा क्या नहीं रहा, क्या रेमेडी थी जो इन्फोर्स कर सकते थे। 100 चीज़ें हैं। कोर्ट का ऑर्डर है वो तो फॉलो होना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर तो आप नहीं चेंज कर सकते हो कभी भी। चेंज जब हो सकता है जब सुपीरियर ऑर्डर, या तो पहला जो केस है में चल रहा है, कोर्ट अपना ऑर्डर रिकॉल कर ले या फिर सुपीरियर कोर्ट उसको सेट असाइड कर दे, अपील में गए, रिवीजन में गए, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो उसकी रेमेडीज थी। उसके बाद ये भी देखा जाएगा जिन जिन एलिगेशंस के बेस पे उसने सुसाइड किया है, क्या उन एलिगेशंस पे रीजनेबल पर्सन के लिए वो सुसाइड वाला सिचुएशन था या नहीं था, उसकी वाइफ के साथ उसके किस तरह के मैसेज आ रहे थे। तो इट इज़ अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। अभी इंश्योर करना तो सिर्फ इतना सा है कि जुडिशरी, जो आप कोई कोर्ट जाएगा तो आदमी बोलता है कि मैं आई एम द एग्रीड पर्सन, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं कोर्ट में आ गया, कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, उसने प्राइमा फेसी ही कोई चीज़ शो करते हैं तो उसके हिसाब से उनको ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो जब एविडेंस होगा तब पता लगेगा ना। करेक्ट। प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी पेटिशनर एविडेंस, उसके बाद डिफेंस एविडेंस, दोनों रिस्पोंडेंट एविडेंस, दोनों चीज़ें होती हैं। एंड इट टेक्स लाइक 7-8 years, 10 years, उसके बाद की चीज़ें हैं। करेक्ट है। इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखोगी तो जैसे निर्भया के केस के बाद हुआ कि बहुत सारे कानून बनने स्टार्ट हो गए, आपको लगता है कि ये इतना बड़ा सेंटिमेंट था कि मेल मेंबर्स के लिए भी इसके गवर्नमेंट कोई ना कोई कानून लाएगी इसके बाद? अभी आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बता दो जिसने इसके ऊपर बात की हो। निर्भया के टाइम पे तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। आप एक बता दो कौन सा चीफ मिनिस्टर जो इसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऐसा जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इसके बारे में बात कर रहा है। तो पहले बात होगी, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, एक बिल आएगा, वो कानून बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है। मेल डेथ इज नॉट टेकन एज सीरियसली एज इट शुड बी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस आर्टिकल में था कि अराउंड 70 to 80% ऑफ द इंडियन टैक्स वो ना मेल मेंबर देते हैं। अगर इतना बड़ा एक पार्ट है, एक ऐसा एक जेंडर है जो कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपकी ग्रोथ में, आपकी GDP में, आपके टैक्स कलेक्शन में, हर चीज़ में, तो गवर्नमेंट इस बात को सीरियसली ले क्यों नहीं रही है? क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं हो ना भाई। किसी के साथ भी गलत होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, यार किसी के साथ भी हो सकता है ना। किसी के साथ भी गलत होता तो एवरीबडी शुड बी यूनाइटेड। और बात क्या है कि जब किसी फीमेल के साथ गलत हुआ तो मेल और फीमेल दोनों रोड पे उतर आए, उन्होंने कहा तो बहुत गलत हो गया, इंटरनेशनल मीडिया में बात उठ गई। लेकिन जब अतुल सुभाष के साथ हुआ है तो आप सोचने की बात है कि दिस इज नॉट द मेन प्रॉब्लम। आप इसको इस तरीके से समझ रहे हो कि दिस इज अ मैन प्रॉब्लम, आदमियों की प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट आदमियों की प्रॉब्लम, दिस इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम, दिस इज अ फीमेल प्रॉब्लम। जब कोई बहू किसी के अगेंस्ट केस डालती है तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ अपने पति के अगेंस्ट डाल रही है, अपने ससुर के अगेंस्ट, अपनी ननद, देवरानी, जेठानी, सास, सबका नाम लिखती है। तो क्या उसकी जो विक्टिम है, उस केस की जो झूठी एलिगेशन लगे हैं, उसमें सिर्फ भुगतना आदमियों को पड़ता है? औरतों को भी तो भुगतना पड़ता है। तो आज की तारीख में अगर इस कानून को आप बहिष्कार करना है, कोई जेंडर न्यूट्रल लॉ लेके आने हैं, तो उसमें आदमियों के साथ साथ औरतों को भी तो रोड पे उतरना पड़ेगा ना। लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे, बदलाव 2 जगह से होता है, सड़क से या संसद से। संसद में कोई बात कर नहीं रहा, सड़क पे उतर नहीं रहा है, हम बात कर रहे हैं, हफ्ते भर बाद लोग भूल जाएंगे। करेक्ट। अगर आप देखोगे तो पूरे मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि मेल्स के अगेंस्ट जितने भी जैसे कुछ भी एलिगेशन लग रहे हैं या कोई भी केसेस फाइल हो रहे हैं, उसमें से अराउंड 87% ना या तो
डिस्कार्ड हो जाते हैं या उसमें से झूठे निकलते हैं। तो जो मेल मेंबर है उनका, चाहे वो फीमेल मेंबर भी है ऑफ कोर्स, उनके अगेंस्ट जो केसेस लग रहे हैं, जैसे अगर आप देखो अर्बन एरिया साइड चले जाओ तो उनके अगेंस्ट तो बहुत ही सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जो ना नोटिफाई भी नहीं होते हैं, वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहे हैं। तो जुडिशरी ऐसा क्या काम कर सकती है अवेयरनेस को लेके, मीडिया का उसमें क्या रोल रह सकता है, और यू एज ए पर्सन फ्रॉम द लॉ, तो आप इसमें क्या अपने लोगों को बताना चाहोगे, भैया अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके पास ना इस लॉज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आप इस लॉज का बेनिफिट ऐसे ले सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो। आपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक लाइन में जी। पहला कि जुडिशरी क्या कर सकती है, दूसरा मेरी क्या एडवाइस है, करेक्ट, तीसरा लोगों क्या कर सकते हैं। देखो जुडिशरी क्या कर सकती है, जो भी झूठे केसेस आते हैं जिसमें पता लग जाता है, प्रूव हो जाता है कि एलिगेशन झूठी है, तो जिसने भी वो एलिगेशन लगाई है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त, जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून है जो हमारा, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। डर का गेम है सारा। अगर आप कानून से डरोगे तो झूठे एलिगेशन नहीं लगाओगे, जब वो कानून इम्प्लीमेंट होगा तो डर होगा। ठीक, करेक्ट। मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी है कि आपको जब भी लगे कि आपके अगेंस्ट कोई झूठा केस हो सकता है, तो अपने जो एविडेंस हैं, आपके फेवर की जो चीज़ें हैं, उनको कलेक्ट करके सेव करके रखो। उसको प्रूव कैसे करना है, उन चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक, ऑलवेज कंसल्ट अ लॉयर। तो आप वो सब चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे तो आने वाले टाइम में जब आपके खिलाफ वो झूठा केस होगा तो आप उन एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हो। जब आपके पास एविडेंस होगा ही नहीं तो क्या प्रोड्यूस करोगे। तीसरा, लोगों के लिए क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके कानून के बारे में पढ़ें, जितना हो सके, क्योंकि आपके पैदा होने से भी पहले से और मरने के बाद तक कानून एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर राज करता है, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी चल रही है। तो और कानून के बारे में हमें पता नहीं है। पुलिस वाला कानून की बात करेगा, ब्यूरोक्रेट कानून की बात करेगा, कोर्ट कानून की बात करेगा। जिन डॉक्टर के पास आप जाते हो उनके ऊपर भी मेडिकल नेग्लिजेंस के कानून का जो है उनके ऊपर लगता है हिसाब किताब। फार्मास्यूटिकल में आप जाते हो कि दवाई कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, तो उसके लिए हमारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके हमारे कानून है। साथ में कि कौन सी दवाई एडिक्टिव हो सकती है, कौन सी एनडीपीएस के मतलब नार्कोटिक्स में आती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए। आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जो कानून है उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो हर चीज़ पे कानून लगता है। आप रोड पे चल रहे हो, ट्रैफिक के कानून है, मोटर व्हीकल वाला है, जो भारतीय न्याय संहिता उसकी भी प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है। पड़ोस में आप कूड़ा नहीं फैला सकते। आप इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से आप जो वेस्ट है उसको इधर उधर नहीं फेंक सकते हो, तो उसके लिए पॉल्यूशन से रिलेटेड जो कानून है उनका हिसाब है हमारे पास, पूरी लिस्ट बनी हुई है आपकी। उसके अलावा नॉर्म्स है एमसीडी के और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो हर चीज़ का कानून बना हुआ और कानून के बारे में पता नहीं है तो कैसे काम चलेगा। जैसे आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि ये ना एक्चुअल में प्रॉब्लम लॉ के हिसाब से नहीं है, दिस इज सोसाइटल प्रॉब्लम। आपको लगता है कि क्या एक्चुअल रीज़न है कि सोसाइटल प्रॉब्लम है ये? क्या ये पेरेंटिंग का इशू था, अनअवेयरनेस का था, एजुकेशन का था, या गवर्नमेंट ने कभी इतने बड़े इनिशिएटिव लिए ही नहीं कि लोगों को ना इस मामले में एजुकेट कर पाए? देखो, गवर्नमेंट तो कानून बना देती है, उसके बाद वो पब्लिश कर देगी उसको, उसके बाद उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ लो। पर जिन लोगों के पास, जैसे अर्बन एरियाज हैं जहाँ इंटरनेट तो आज भी नहीं है, बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ बिजली नहीं है, वो लोग कैसे पढ़ेंगे अपने? आप कह रहे हो कि बिजली नहीं है, ऐसा नहीं है, बिजली है। आज की डेट में अगर दुनिया के आप परसेंटेज देखोगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडियन जो सिटीजन है, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र इंडिया में है। इट इज़ अ बिग मार्केट। एंड्रॉयड फ़ोन की जितनी सेल इंडिया में हो रही है शायद ही किसी दूसरे देश में होती होगी। ठीक है, तो अब ये तो नहीं बोल सकते कि इंटरनेट नहीं है। और सबसे सस्ता इंटरनेट भी इंडिया में ही है, आपको पूरी एक्सेस है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जितने भी कानून हैं वो आपकी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट तो ये बोलती है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। मेरे जैसे, आप जैसे, मतलब लॉयर्स को लोग बुलाते हैं, मेरे जैसे लॉयर्स को, कि आप हमारी RWA में आ जाओ, लोगों को बता दो। आप स्कूल में आ जाओ, कॉलेज में आ जाओ, आप जो हमारे सेशंस हैं उसमें आप बताओ लोगों को, हम बताते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि पढ़ना समझना तो आप ही को पड़ेगा ना। जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है तो अपने CA से पूछते हो ना, भाई ये क्या है, कैसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे में जो खुद करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके घर में कोई चीज़ चल रही है तो खुद ही लग जाते हैं कि मुझे ये काम करना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी पार्ट होना चाहिए? सारे लॉ होने चाहिए। जो बेसिक क्रिमिनल लॉ है, जो जिससे आप ज़्यादा इफेक्ट होते हो, वो आपके जो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। बच्चे से लेके 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, उसको पता होना चाहिए मेरे जो राइट्स हैं वो क्या है, रेमेडीज़ क्या है, किसके पास मुझे क्या रेमेडी मिल सकती है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है इसको लेके? आप देखो, स्कूल के कुछ करिकुलम्स हैं जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं, उसमें कानून के कुछ
प्रोविजंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की चल रही हैं चीज़ें, और कुछ जगह इनकॉर्पोरेट कर भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहिए। इक्वेलिटी इन जेंडर्स, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे एजुकेशन हो, गवर्नमेंट या जुडिशरी कैसे इंश्योर करती है कि जो राइट टू इक्वेलिटी है वो वहाँ पर भी एप्लीकेबल रहे? देखो, आप गवर्नमेंट और जुडिशरी को एक साथ मत लेके चलो क्वेश्चन में, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट का काम कानून बनाने का है, उसको इम्प्लीमेंटेशन देखना। जुडिशरी का काम जब है जब कहीं ना कहीं कोई आदमी बोलेगा कि मेरी इसका राइट की वायलेशन हो गई है, अब इसको ठीक करो, तो जुडिशरी का काम तो सबसे लास्ट में आता है, और सबसे पहले हम जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, जबकि जुडिशरी कानून चेंज नहीं करती है, कानून बनाती नहीं है, वो उसका काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। आपको कानून में ये राइट मिला हुआ है, किसी ने वायलेट कर दिया, इसकी ये रेमेडी है, जुडिशरी के थ्रू होगी, तो ये लास्ट पोर्शन है, लेकिन कानून बना तो गवर्नमेंट से है ना। करेक्ट। तो हम एक क्वेश्चन में दोनों को नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आपका राइट वायलेट होता है तो आपकी जो रेमेडी है उसको अवेल करने के लिए जो हमारी जुडिशरी है उसको आप यूज करते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कानून जो बनाया है उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका भी दिया है। जैसे आपने बोला वर्क प्लेस के अंदर क्या होता है, जो सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड कानून है, उसमें आपकी पॉश का एक्ट आया हुआ है, उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना दी है कि ये इंश्योर करेगी कि कंप्लेंट होगी तो कैसे करना है। इसके अलावा जो फीमेल है जो अग्रीव्ड है, जिसके साथ गलत हो गया, वो पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी बनी हुई है, आप वहाँ पे भी फाइल कर सकते हो। कोई नहीं सुन रहा है तो आप कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। वो चीज़ें अलग अलग हैं काम करने के लिए। गवर्नमेंट का काम इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना सेकेंडरी है, पहले बनाना है, लेकिन कई बार वो इम्प्लीमेंटेशन अपने हाथ में रख लेते हैं, कई बार वो गवर्नमेंट जो आपकी कंपनी है उसके ऊपर छोड़ देता है। करेक्ट। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। हमारे व्यूअर्स को आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि राइट टू इक्वेलिटी इसको बेस्ट कैसे समझा जाए, और वो लोग कहाँ से, अगर आपको रीच आउट करना है तो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? देखो, मुझे रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। राइट टू इक्वालिटी जो है वो बेसिक फंडामेंटल राइट है। मैं सब लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, कुछ नहीं है, कोई भी लॉ की बेसिक जो बुक आती है आप वो लो, उसको पढ़ो, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन दे रखी है, आप उसको समझने की कोशिश करो। और जब भी आपके साथ ऐसी कोई चीज़ आती है तो यू ऑलवेज आस्क क्वेश्चन और डिबेट से जो आपकी क्लैरिटी है वो अच्छी हो जाती है। तो जितना हो सके उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो कहीं की भी आप ऑनलाइन देखोगे, आजकल तो वो फिजिकल बुक लेने वाला भी सिस्टम नहीं है ना, आप अमेजोन पे जाओ, किताब खरीद सकते हो, मंगा लो, पढ़ लो, तो बड़ा सिंपल है। करेक्ट। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ना आज इससे ना राइट टू इक्वेलिटी के बारे में ना बहुत कुछ सिनेरियो बेस्ड जितनी भी हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका बहुत अच्छे से विकास शर्मा ने आंसर दिया है। आई एम श्योर कि सारे व्यूअर्स को ना राइट टू इक्वेलिटी के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। जैसा